हेलो एवरीवन। जोहार जोहार झारखंड। चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स वन में। तो आपको पता है कि हम लोग जो है एक सीरीज अभी चालू किए हुए हैं, जो कि आपके झारखंड एसएससी का जो एक एग्जाम्स होने वाला है, फील्ड वर्कर का, है ना। जो आपके पास फील्ड वर्कर का एग्जाम है, उसके लिए ये सीरीज है, जिसमें कि हम लोग कृतिका जो है, 10th की जो बुक है ना, हिंदी के लिए, उसमें हम लोगों ने दो पार्ट में चैप्टर 1 के दो पार्ट हो रखे हैं अपलोड पे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से यहाँ से जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, चैप्टर 1 जिसमें कि एक्सप्लेन किए गए हैं। आप अच्छे से एक एक वीडियो को एक से दो बार देखेंगे, है ना। जो बुक दिया हुआ है पूरा बुक ही डिटेलिंग में मैंने बता रखा है, वहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, जो कि है आपका जॉर्ज पंचम की नाक, है ना। ये लिखा है कमलेश्वर जी के द्वारा। चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कमलेश्वर जी इसमें क्या कहते हैं जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। तो एक थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ कि इसमें एक जॉर्ज पंचम है ना, इंग्लैंड के थे। उनका जो है यह मूर्ति होता है और उसके नाक के ऊपर यह कहानी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, है ना, कौन। तो आप देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर बता जाऊंगा। कहाँ की रानी? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, है ना। अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी रोज। लंदन के अखबार, तो कहाँ के अखबार में? लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ की दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में रानी क्या पहनेगी। तो देखिए इसमें ये चीज दे रखा है कि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि रानी जो है वो कहाँ कहाँ के दौरे पे आने वाली थी। तो वो आने वाली थी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पे। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उसके पहल के इस महाद्वीप की तूफानी दौरा करने वाला था। तो उनका जो सेक्रेटरी था और वो शायद जासूस भी एक था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के लिए निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रखी थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि राजा ने एक ऐसा नीले रंग का सूट बनवाया है। तो किस रंग का? नीले रंग का। रानी ने किस रंग का सूट बनवाया? तो नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। पूछा जाता है कि इसकी रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था, तो वो हिंदुस्तान से मंगाया गया था। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया था। तो ये पूछा जाता है कितने खर्च आए थे, तो 400 पाउंड का खर्चा आया हुआ था। रानी एलिजाबेथ के जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, है ना। किसके? प्रिंस फिलिप के। और तो और उसके नौकरों, बावर्ची, खान खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने वाले के पलने वाले कुत्ते की तस्वीर अखबारों में छप गई। तो देखिए वहां का इतना ऑरा था वहां रानी एलिजाबेथ द्वितीय की, कि वो जब भारत दौरे में, भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में आने वाली थी, तो न कि उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उन सारी चीजें जो है वो अखबार में छापी गई, बल्कि इसके अलावा उनको क्या पहनना था, वो चीजें, और साथ ही साथ उनके नौकरों, चाकरों, यहाँ तक कि उनके कुत्तों का भी जो है वो फोटो अखबारों, हिंदुस्तानी अखबारों में छापी गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, है ना। कितने? 5,000 रुपये की रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। तो कहाँ के हवाई अड्डे? तो ये पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए, उसके लिए कुछ होना ही चाहिए। क्या कुछ किया? बहुत कुछ होना चाहिए, जिससे बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनके शान शौकत में क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। तो ये पहले काफी महायुद्ध भी लड़ चुकी है जिसमें, है ना। और अब ये दिल्ली आ रही है। तो कहाँ आ रही है? दिल्ली आ रही थी। दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसख्ता मुंह से निकल गया, है ना।
बेसक्ता मुंह से क्या निकला, बेसक्ता का क्या मतलब होता है, तो स्वाभाविक रूप से, है ना। देखा, और स्वाभाविक रूप से निकल गया। वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी तो उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई, यानी कि बहुत ही रेनोवेशन हो गया, काया पलट हो गई। और करिश्मा तो यह था कि किसी न किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कों जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों की नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया गया। नाज़नीनों की तरह, किसकी तरह श्रृंगार किया गया था, तो नाज़नीनों, नाज़नीनों मतलब कि कोमलंगी की तरह, है ना। बहुत ही कोमल तरीके से इसे सजाया गया, कोमलंगी की तरह। चलिए, फिर लिखा है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह जॉर्ज पंचम की नाक। देखिए, एक मुश्किल आ रखी थी, जो कि मुश्किल क्या थी, जॉर्ज पंचम की नाक। ये एक बड़ा ही मुसीबत था कि यहाँ पे जब रानी पधारने वाली थी, तो ये एक मुश्किल आई थी, जॉर्ज पंचम की नाक। इसी पे ये कहानी लिखी गई है। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो आपसे ये भी पूछा सकता है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं थी, तो सिर्फ यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। अब इसकी कहानी क्या है, ये भी देखिए। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किए थे, कुछ नेताओं के भाषण दिए थे, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की राख रहने दी जाए या हटा दिया जाए। और किस बात पे बहस हुई थी, तो इस बात पे बहस हुई थी कि इनकी नाक रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। और जैसे ही हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो जो खामोश थे, उनकी ताकत कहाँ थी, तो उनकी ताकत दोनों ही तरफ थी। देखिए, एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक और हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए हैं, उन्हें शान शौकत से उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहाँ पे, यहाँ से उतार कर कहाँ पहुंचा दिया गया था, तो अजायब घर में पहुंचा दिए गए थे। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों की गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाटो का क्या है मतलब होता है, लाटो मतलब कि जो आपके पास मूर्ति होते हैं, है ना, शाही मूर्ति की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुई, इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एकाएक जो है वो नाक गायब हो गया था। क्या गायब हो गया था, तो नाक गायब हो गया था। और किनका नाक गायब हुआ था, जॉर्ज पंचम की। और जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ से गायब हुई थी, तो इंडिया गेट से गायब हुई थी। तो ये सवाल, तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे, और क्या इनकी तैनाती कौन करे थे, तो हथियारबंद पहरेदार। गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। इसके बावजूद जो है वहां से जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो चोरी हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई। किन की मीटिंग बुलाई गई थी, खैर ख्वाबों की। खैर ख्वाबी मतलब कि जो आपके भलाई चाहने वाले होते हैं, जो भलाई चाहने वाले थे देश के, उनकी मीटिंग बुलाई गई। और मसला पेश किया गया कि क्या, अब क्या किया जाए। वो सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं, तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। क्योंकि नाक जो है वो प्रतीक किसका होता है, तो वो एक प्रतीक होता है आपके सम्मान का। उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, बहुत सारे मशवरे, उच्च स्तर पर दिमाग खर्चे गए, और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय हुआ कि मूर्तिकार को हुक्म दिया जाए कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तो किसे फौरन हाजिर होने की, दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया, तो एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया। मूर्तिकार या तो कलाकार था, पर पैसों में लाचार था। मूर्तिकार कौन था, तो मूर्तिकार एक कलाकार था। आते ही उसने हुकमुकों को चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। कैसी आवाज आई, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। काका एक ही नजर एक दूसरे को कह रहा है कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक कलर का फोन किया गया, और इस बात से पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों की पेट चीरे गए, कुछ पता नहीं चला। किनके पेट चीरे गए, तो पुरातत्व विभाग के पेट चीरे गए थे। किसके लिए, तो आपके जॉर्ज पंचम के नाक के लिए।
क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। कौन सी कमेटी के फाइल जो है वो हजम कर चुके थे? तो पुरातत्व विभाग के जो फाइलें हैं वो सारी चीजें हजम कर चुकी थी। हजम कर चुकना मतलब वहां से सारी चीजें गायब थी। अब देखिए, हुक्कामाओं के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसमें यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इनाक का दामोदर आप पर है। दामोदर मतलब इनका पूरा पूरा कार्यभार, काम हो या ना हो, इनका पूरा पूरा जिम्मा, है ना, पूरा पूरा जिम्मा, जिम्मेदारी जो है वो उस कमेटी पे दे दी गई। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, सेकंड टाइम फिर ये मूर्तिकार आए। कब आए? तो ये सेकंड टाइम जो है वो मूर्तिकार आए। उसने मसला हल कर दिया। यह बोला, पत्थर किस्म किस्म का है, ठीक से पता नहीं, तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। अब ये बात किसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा और पत्थर खोज कर लाऊंगा? ये मूर्तिकार ने कहा था। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। स्थापित के सभापति के चलते चलते गर्व से कहा, ऐसा कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। ऐसी कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। वो किसने कहा था? तो ये आपके सभापति ने कहा था। हर चीज इस देश में गर्व में छिपी है, जरूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। क्या छपा था अखबारों में? कि मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल गया। कुछ दिन बाद ये हताश लौटे। उनके चेहरे पर लालन बरस रही थी। उनके सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। तो जो पत्थर था वो पत्थर कैसा था? वो पत्थर विदेशी था, इसलिए उन्हें अपने हिंदुस्तान में वैसा पत्थर कहीं भी नहीं मिला। सभापति ने पेश में आकर कहा, लगता है आपकी अकल पर विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन सब हिंदुस्तानी के बाल डांस तक मिल जाते हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है। क्या कहा? देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो सिर्फ उसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठ जाए, उसे उतार ले, लगा दिया जाए, है ना। तो ये बताया कि सुझाव क्या दिया उन्होंने? सुझाव ये दिया कि जो नेताओं की मूर्ति है, जो हमारे भारत में नेताओं की मूर्ति है, हिंदुस्तान में जो नेताओं की मूर्ति है, उनकी में से किसी के नाक जो है यहाँ काट कर लगा दिया जाए, वहां से बदल दिया जाए। सबने सबको तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहौसी और बाद में खुशी रहने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पे निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की कोई भी नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। तो देखिए, वो कहाँ पहुंचा सबसे पहले? तो सबसे पहले जो पहुंचा वो बम्बई पहुंचा, है ना। पहले वो कहाँ गया? वो गया बम्बई। बम्बई में किसका किसका देखा? तो बम्बई में देखा दादा भाई नौरोजी, गोखली, तिलक, शिवाजी और कोसवाजी जहांगीर। इन सब की नाकें उन्होंने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। और गुजरात सेकंड जो आपके गया, उसके बाद सेकंड कहाँ गया? वो गुजरात गया, जहां पे उन्होंने देखा गांधी को, है ना। उनका तो गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। फिर थर्ड जो है वो कहाँ चला गया? तो थर्ड चला गया वो बंगाल की तरफ। बंगाल में किनको देखा? तो गुरुदेव रविंद्र, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि का भी देखा। नाप जोख और बिहार की तरफ गया। उसके बाद चौथा जो है वो बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश गया। फिर कहाँ गया था वो? उत्तर प्रदेश की ओर गया, आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय को लाटों के पास गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। फिर उसके बाद वो यहाँ से मद्रास पहुंचा। कहाँ मद्रास में किनकी मूर्ति दिखी? सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केलर आदि भी गए। और वहां से फिर वो मैसूर, केलर आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब पहुंचा। पंजाब में जहाँ पे उन्होंने लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों की से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुसीबत बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देखा गया, सब उसकी नाकों का नाप लिया गया। जॉर्ज पंचम की नाक से सबसे बड़ी निकली। जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उन सबसे हिंदुस्तानी नाक बड़ी थी। इस वजह से जो है उन्हें कहीं भी किसी भी मूर्ति से उनका नाक नहीं मिला, जॉर्ज पंचम का नाक। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 42, कब? तो सन 42 में
शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उसके बच्चों की नाक भी इसमें शामिल नहीं बैठती थी। तो ये कहाँ था? तो ये था बिहार सेक्रेटरिएट के सामने मूर्ति थी बच्चों की, है ना। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयार थी, जॉर्ज पंचम की लाट को सब मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची, मगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत का मतलब ही क्या। यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे का लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में आया कौन था, और उसने अपनी पहली शर्त दिखाई। जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे फिर से बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। ये सेकंड टाइम था जब वो अपना नया योजना पेश कर रहा था। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया जाए। तो लास्ट में क्या निष्कर्ष निकाला मूर्तिकार ने कि अब जो है वो जिंदा नाक लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशानी देखते हुए मूर्तिकार ने अकचकाया, है ना। अचकचाया, अचकचाया मतलब थोड़ा भौचक्का हुआ, है ना, चौंक उठा और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है। आप सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। तो क्या छप गया था अखबारों में? अखबारों में ये छपा कि अब मसला हल हो गया है और नाक लग रहा है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारी की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखा दिया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया, ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। रानी आने के दिन नजदीक आ रहे थे और मूर्तिकार खुद को बताए हल से परेशान थे। जिंदा नाक लाने के उनके कमेटी वालों को कुछ मदद मांगी, वो उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ दी गई कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वो और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों की खबर छपी कि जॉर्ज पंचम का जिंदा नाक लगाई गई है। क्या खबर छपा था कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी कि ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी का उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी का कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट नहीं तो नौबत हुई थी, कोई हवाई अड्डा या स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज या चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, पर वो भी भूत के लिए, है ना। तो ये थे हमारे जॉर्ज पंचम के नाक की कहानी की। एक नाक के लिए जो है वो एक जिंदा नाक लगाया गया, है ना। एक इंसानी नाक लगाई गई थी। तो ये एक शर्म की भी बात थी कि वहां आप एक नाक बचाने के लिए एक जिंदा व्यक्ति का नाक वहां पे लगाया गया था, यानी कि किसी जिंदा इंसान के नाक काटे गए थे, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने आज चैप्टर 2 की कहानी को देखा, है ना। मैंने आपको एक एक लाइन बताया है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना। इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। चलिए, ओके। तो आज जो है वीडियो यही होता है। कल जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए, अगला जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके। जय हिंद, जय भारत।